एटा में तेज बारिश से घर का लेंटर गिर पड़ा है और जिसके गिरने से मां बेटी की मौत हो गई है। घायल एक शख्स हुआ है, इसकी खबर आ रही है। रात में तेज बारिश के चलते घर का लेंटर गिर पड़ा। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबे से शवों को निकाला है और बताया जा रहा है कि मलबे में दबकर मां और एक बेटी की मौत हो गई है और एक शख्स इसमें घायल है। रात तेज बारिश हुई जिसके चलते घर का लेंटर गिर पड़ा और मकान के अंदर मां, बेटी और एक शख्स तीनों उसकी चपेट में आए। ग्रामीणों की मदद से मलबे को हटाया गया तो उसके नीचे से मां और बेटी का शव निकला और एक शख्स इसमें घायल है। राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? देखिए, आपको बता दूं, एक जनपद में तेज बारिश के कारण जयपुरा थाना का ये नगला परम गांव है। यहाँ पर लेंटर गिरता है और जिसमें कि नीचे मां बेटी सो रहे थे कि मौत हो गई तत्काल और एक अन्य उसमें दब गया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मृतकों को निकाला है और यहाँ उप जिलाधिकारी एसपी वर्मा और सीओ और जिला स्तर के अधिकारी विजिट कर रहे हैं। समझा ये भी जा रहा है कि जो मृतक है उनके परिजनों को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बारिश के कारण मकान ढहने से मौत हुई है। तो यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि जो भी हो सकेगा मृतक परिजनों को आर्थिक मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ प्रशासन का कहना है कि मृतकों को आर्थिक मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। तेज बारिश के कारण घर का लेंटर गिर पड़ा। राकेश, इसके ये भी ऐसी भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि मकान जर्जर हालत में था, कमजोर था, जो बारिश नहीं झेल पाया ये लेंटर? जी देखिए, मकान पुराना बना हुआ था, जैसे पुराने मकान होते हैं, ज्यादा मजबूत नहीं था और तो बारिश हो रही थी 2 दिन से। वो धीरे धीरे बारिश की जो नमी फैल गई थी, उस नमी की वजह से अचानक लेंटर गिरा है। निश्चित रूप से मकान पुराना था, जैसा था तभी हादसा हुआ है और उसी हादसे में दबकर बेटी की मौत हुई है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो ये मकान पुराना था और माँ, बेटी और एक शख्स उस घर के अंदर। तेज बारिश हुई, कमजोर मकान और लेंटर उनके ऊपर गिर पड़ा जिसमें दर्दनाक मौत हो गई। अब प्रशासन का कहना है कि मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देंगे। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। हादसा इतना भयंकर था कि तस्वीरें भी आपको विचलित कर सकती हैं। यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट के पास हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार कार खराब हो गई और खराब खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोग आईसीयू में हैं। हालत नाजुक है। आपको बता दें, कार को काटकर घायलों और शवों को बाहर निकाला जा सका है। ये ओला कैब औरैया से दिल्ली की तरफ जा रही थी। तभी कार सवार जो सभी कार सवार थे वो दिल्ली में रहते थे और बीच रास्ते में ये कार जो है वो हादसे का शिकार हो गई। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आप कार की हालत देखिए, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालत ये थी कि इसको काट करके अंदर जो शव थे और जो घायल थे उनको बाहर निकाला जैसे तैसे पुलिस ने। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे की 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर। एक तरफ खराब खड़े ट्रक में कार जा घुसी, औरैया से दिल्ली की ओर आ रहे थे सभी लोग, और दूसरी तस्वीर एक ट्रक वहां पर पार्क था और पीछे तेज रफ्तार कार आई और ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। पहले हादसे में जो आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार को काट करके उनके शवों को बाहर निकालना पड़ा और दूसरी तस्वीर में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर किस तरह देखने को मिला। 2 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। दोनों ही हादसों में कारें ट्रकों से टकराई हैं। एक तरफ खराब ट्रक था, तेज रफ्तार कार का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रक से जा टकराई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और अब खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने कुख्यात डकैत और 25,000 के इनामी यूसुफ बंजारा को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की तरफ से फायरिंग हुई जिसमें बदमाश यूसुफ बंजारा के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि पुलिस को कई थानों में वांछित यूसुफ बंजारा के कटना नदी के पास जंगल में छिपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर मुठभेड़ की और उसको गिरफ्तार कर लिया। थाना मोहम्मदी पर जनपद के कई थानों से वांछित चल रहे यूसुफ बंजारा नाम के अपराधी की क्षेत्र में प्रेजेंस होने के संबंध में लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना मोहम्मदी टीम के द्वारा यूसुफ बंजारा को जब अरेस्ट करने का प्रयास किया गया
तो उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। आत्मरक्षा और जवाबी फायरिंग में यूसुफ बंजारा के पैर में गोली लगी। पुलिस के द्वारा मौके पर यूसुफ को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अगली खबर दिल्ली से। कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस के भीतर शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही प्रियंका गांधी का यूपी दौरा भी हो सकता है। प्रियंका ने संभावित नाम मांगे हैं विधानसभा प्रत्याशियों के लिए। सभी जिलाध्यक्षों से इन नामों को मांगा गया है। संभावित प्रत्याशियों के नाम जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले की विधानसभा से देंगे और बहुत जल्द प्रियंका गांधी का यूपी दौरा भी होने वाला है। तो यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के अंदर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। सभी जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि वो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशियों के नाम भेजें। बहुत जल्द प्रियंका गांधी यूपी का दौरा भी करेंगी, लेकिन उससे पहले इन तमाम प्रत्याशियों के नामों को मंगवाया गया है। उन पर मंथन होगा किस विधानसभा क्षेत्र में किस प्रत्याशी या फिर नाम की ज्यादा चर्चा है, जनता से उसका कनेक्ट है और कौन मुफीद कैंडिडेट कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है, उसको लेकर अब मंथन का दौर कांग्रेस के भीतर शुरू हो गया है। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक की है। पार्टी से जुड़े विभिन्न समुदाय के वरिष्ठ लोगों के साथ ये बैठक हुई है और इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को अहम निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में मायावती ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। यही नहीं, मायावती ने पार्टी के लोगों से चुनाव की तैयारी के मद्देनजर फीडबैक भी लिया है। सभी वर्गों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और इस दौरान छोटी छोटी काडर बैठकों का सिलसिला भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मायावती ने कहा कि पार्टी के लोग काडर पर भरोसा करें, उन नेताओं पर नहीं जो निजी स्वार्थ को पार्टी हित से ऊपर मानकर बिक जाते हैं। अगली खबर अयोध्या से। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक होने जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य इस बैठक में मौजूद होंगे। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र मंदिर की नींव का निरीक्षण करेंगे। एल&टी और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। बैठक में नींव के रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा की जाएगी। अगले 2 दिन तक ये बैठक अयोध्या में होने जा रही है। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र यहाँ का जो नींव का काम हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे। एल&टी और टाटा कंसल्टेंसी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 2 दिन की ये बैठक अयोध्या में शुरू होने जा रही है। उधर अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ ही रामलला पर पैसों की बारिश शुरू हो गई है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों की माने तो अकेले मंदिर निर्माण के लिए देश भर में शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान में राम भक्तों ने करीब 5,000 करोड़ की धनराशि दी है और इस भारी भरकम रकम से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ की एफडी भी की और इसके साथ विदेशी राम भक्तों के लिए भी निधि समर्पण अभियान की शुरुआत होने वाली है और भारत के बाहर रहने वाले भक्तों से भी ट्रस्ट को बड़ी निधि राशि मिलने की उम्मीद है। धारा 370 को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने और उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कही है। ये जिस समय कोई राष्ट्रभक्त, मोदी जैसा राष्ट्रभक्त, जोगी जैसा राष्ट्रभक्त, अमित शाह जैसा राष्ट्रभक्त बैठा होता, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पटेल बैठे होते, तो भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। मैं तो दिग्विजय सिंह के इस बातों पर मुझे तरस आ रहा है। यदि वास्तव में अपने नाम के आगे टाइटल सिंह लिखते हो तो सिंह लिखने वाले दिग्विजय कम से कम सिंह के ऊपर काली पोत दो। और इस तरह की बात यदि तुमको बोलना है, धारा 370 हटा करके हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी ने, आदरणीय मोदी जी ने भारत के प्रतिष्ठा को, हिंदुत्व के प्रतिष्ठा को और हिंदुस्तान के प्रतिष्ठा को बढ़ाया है और उसको तुम कलंकित करने का यदि काम करते हो तो तुम्हारे जैसे लोगों का स्थान पाकिस्तान में सुरक्षित है। और तुमको जो है आज ही मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके और इनकी विदाई पाकिस्तान की धरती पर कर देना चाहिए। अहम खबर लखनऊ से। जस्टिस संजय यादव राजभवन में शपथ लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पद और गोपनीयता की शपथ उनको दिलवाएंगी। दोपहर 12 बजे शपथ लेंगे जस्टिस संजय यादव। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे संजय यादव।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलवाएंगी। आज दोपहर 12 बजे चीफ जस्टिस पद की शपथ ग्रहण करेंगे जस्टिस संजय यादव। तो यह अहम खबर लखनऊ से। जस्टिस संजय यादव राजभवन में आज दोपहर 12 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगी। 12 बजे चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। वहीं उत्तरकाशी में बारिश का दौर जारी है। बारिश से नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से जोशियाड़ा कालेश्वर मार्ग जलमग्न हो गया है। तो ये तस्वीर हम आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं। बारिश के कारण ये हालत हुई है और देखिए किस तरह जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में बह रहा है। पैर रखने की जगह नहीं है। सीवेज ओवरफ्लो हो रहे हैं। बारिश के साथ मिट्टी और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल। बहता हुआ पानी घरों तक पहुंच रहा है। जोशीवाड़ा कलेश्वरा मार्ग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिस वजह से एक कार बरसाती नाले के उफान में बह गई। बताया जा रहा है कि कार सवार बरसाती नाले के बीच से ही कार को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो कार बहने लगी और किसी तरह से कार सवार शख्स को कार से बचा लिया गया। लेकिन कार की क्या हालत हुई वो आप तस्वीर में देखिए। कितना बड़ा हादसा इस कार सवार के साथ हो सकता था। लेकिन वक्त रहते आसपास लोगों की मदद से कार सवार को निकाल लिया गया, लेकिन कार बहते हुए नाले में आगे तक बहकर चली गई और यहां आकर फंस गई। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश भर के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में मौसम किस तरह का बना हुआ है। अल्मोड़ा, बड़कोट, कर्णप्रयाग और हल्द्वानी 4 जगहों की तस्वीरें आप देखिए। झमाझम बारिश, कहीं सड़कें गीली हैं तो कहीं सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कहीं नाले उफान पर हैं जिनके साथ सड़कें और पुल बह जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर झमाझम बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम का मिजाज बदल चुका है और मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर तेज बारिश हो सकती है। अगली खबर जोशीमठ से। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। धौली गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा समेत बरसाती नाले भी उफान पर है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। 7 फरवरी को ऋषि गंगा में जल प्रलय आई थी और भारी मलबे के चलते कटाव का बड़ा खतरा यहां पर मंडरा रहा है। ऋषि गंगा के उफान के चलते रेणी के ग्रामीण दहशत में। लगातार हो रही बारिश से आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, रास्ते बह गए हैं, नदियां उफान पर हैं और देखिए किस तरह मिट्टी का कटाव यहां पर होना शुरू हो चुका है। आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। उधर लखनऊ से अहम खबर। प्रदेश में मानसून का इंतजार लगभग खत्म है। आज किसी भी वक्त यूपी में आ सकता है मानसून। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार की सीमा से लगते हुए जिलों में तेज बारिश होगी। मतलब पूर्वांचल के जो इलाके हैं, बिहार से सीमा जिनकी लगती है, उन जिलों में आज तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है और ये साफ कह दिया है कि आज उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा मानसून। बिहार से सटे हुए जिलों में तेज बारिश होगी। तो आज से मानसून आ रहा है, लेकिन प्री मानसून का असर पहले से ही दिखने लगा है। गोंडा में सुबह तेज हवा के साथ बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग की आशंका के मुताबिक तेज बारिश होने से गर्मी से भी राहत मिली है, तो वहीं खेतों को पानी मिलने से किसान भी खुश हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में बिंदकी कोतवाली पुलिस ने बैंक के बाहर से लूटपाट और धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से 22,000 रुपए नकदी, एक कार और अवैध हथियार बरामद किया गया है। करते हुए थाना बिंदकी पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इनके कब्जे से वादी मुकदमा की चेकबुक, पासबुक तथा कुछ धनराशि पुलिस द्वारा बरामद की गई है। एक i20 कार भी इन लोगों के कब्जे से बरामद की गई है। ये अभियुक्त अंतर्राज्यीय स्तर के अभियुक्त हैं, जो अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह की बहुत सारी वारदातें कर चुके हैं।
और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर डीजल पिलाकर मजदूर की हत्या का मामला सामने आया। घटना गजरौला के जैतपुर गांव की है। यहां निर्माणाधीन शुगर मिल में काम कर रहे मजदूर की मौत से हड़कंप मच गया है। आरोप यह है कि फैक्ट्री मालिक के भतीजे और इंजीनियर ने जबरन डीजल पिलाकर मजदूर की हत्या कर दी। इससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक घटना संज्ञान में आई है एक आध सप्ताह पहले, और इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें तथ्य संज्ञान में आएंगे उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और अब बात बरेली की, जहां छात्रा के अपहरण के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मामला शाही थाना इलाके का है। खेत में गई क्लास 6 की छात्रा का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना शाही के अंतर्गत एक 15 वर्षीय लड़की अपने घर से प्रातः काल निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी थी। तो उसके बाद घर वालों के द्वारा उसको ढूंढने का प्रयास किया गया और शाम को उसका जो शव है वो घर से 800-900 मीटर की दूरी पर मिला है और उसके सर पर पीछे से चोट लगी है, जो एक नुकीले किसी धारदार हथियार से लगना प्रतीत हो रहा है। पुलिस के द्वारा मौके पर फील्ड यूनिट और अन्य टीमों को लगाया गया है और जो मृतका है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और सभी कारणों की इसमें तहकीकात की जा रही है। तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले सबको वैक्सीन लगनी जरूरी है, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर का डर इस अभियान में रुकावट है, जिसे हटाने के लिए सरकारों ने ग्राम प्रधानों की वैक्सीन की कमान सौंपी है, लेकिन खुद ग्राम प्रधान वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जिससे सवाल उठ रहा है कि ऐसे होंगे प्रधान तो कैसे चलेगा अभियान। प्रधानों के हाथों में वैक्सीनेशन की कमान। वैक्सीनेशन के लिए प्रधान ही नादान। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सभी को वैक्सीन की डोज लग सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को वैक्सीनेशन की कमान सौंपी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ नवनियुक्त ग्राम प्रधानों से मिले थे और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की अपील की थी। मकसद है कि 18 से ज्यादा उम्र वालों को बड़ी तादाद में वैक्सीन लग सके। इसके पीछे एक मकसद ये भी रहा कि लोगों के दिलों से वैक्सीन का डर भी खत्म किया जा सके। लेकिन हालात ये हैं कि जिनके हाथों में वैक्सीनेशन की कमान सौंपी गई, वो ग्राम प्रधान ही वैक्सीन लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं। किसी ने कहा उनको स्लॉट नहीं मिला, तो किसी का तर्क है कि केंद्र पहुंचे तो वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। जिन जनप्रतिनिधियों के ऊपर दायित्व है कि वो दूसरों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें, प्रेरित करें, वो खुद ही कोविड वैक्सीनेशन से भागते नजर आ रहे हैं। आलम ये है कि राजधानी लखनऊ में 494 ग्राम पंचायतों के प्रधानों में से अब तक 97 ने ही कोविड वैक्सीन लगवाई है। मतलब है कि हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में पूरे जोश खरोश से प्रचार कर जीतने वाले प्रधान अब जिम्मेदारी से बच रहे हैं। गांव की निगरानी समितियों से लेकर सचिव, लेखपाल, बीडीओ उनको बार बार वैक्सीन लगवाने की याद दिला रहे हैं। बावजूद इसके इक्का दुक्का ही वैक्सीनेशन केंद्रों का रुख कर रहे हैं। जिम्मेदारी से बच रहे नादान प्रधान, डरे प्रधान प्रभावित कर रहे अभियान। ये वैक्सीन को लेकर डर ही है, जिसकी वजह से ना तो खुद ग्राम प्रधान वैक्सीनेशन करा रहे हैं और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन अभियान प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ग्राम प्रधानों का अपने गांव और आसपास के इलाकों में अच्छा प्रभाव होता है, उनकी बात गांव वाले भी मानते हैं। इसलिए जब तक वो खुद वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन अभियान का सफल हो पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ग्राम प्रधानों के घेरने के मूड में है। राजधानी लखनऊ में ही अभी तक कुल ग्राम प्रधानों में से लगभग 20% के आसपास ने ही अपना कोविड वैक्सीनेशन कराया है। अब जिला प्रशासन ने उन प्रधानों की सूची तैयार कराई है जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिससे प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके। लखनऊ के 494 ग्राम प्रधानों में से सिर्फ 97 का वैक्सीनेशन कराना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जब इस मामले में ग्राम प्रधानों से अधिकारियों ने बात करने की कोशिश की तो बेहद ही दिलचस्प बहाने हर किसी ग्राम प्रधान के पास मौजूद दिखे। कोई भी ग्राम प्रधान सीधे तौर पर वैक्सीन न लगवाने को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा, बल्कि सब अलग अलग बहाने बनाकर वैक्सीनेशन को टालने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे अधिकारियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी है। लेकिन अब ऐसे ग्राम प्रधानों की सूची बनाई जा रही है जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया। अधिकारियों का कहना है कि सभी ग्राम प्रधानों को वैक्सीन लगवाई जाएगी, साथ ही उन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए भी आगे आना होगा।
दूसरी लहर में कोरोना ने ग्रामीण इलाकों को भी बड़ी तादाद में अपनी चपेट में ले लिया, जिसको देखते हुए तीसरी लहर की अभी से तैयारी की जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। अगर ग्राम प्रधानों की लापरवाही जल्द खत्म नहीं हुई तो तीसरी लहर से निपटने की सरकार की तैयारी को बड़ा झटका लगना तय है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।